दोस्तों, इस फोटो वीडियो के माध्यम से मैं आज आपके साथ अपने जीवन के सबसे पहले पीक एक्सपीडिशन के कुछ फोटोग्राफ और इससे जुड़ी कुछ यादों को शेयर करने जा रहा हूँ। ये एक्सपीडिशन अगस्त सितंबर 1987 में नंदा खाट चोटी पर हुआ था, जो कि प्रसिद्ध पिंडारी ग्लेशियर के पास में स्थित है। इस एक्सपीडिशन में कुल मिलाकर 8 सदस्य थे, जिनमें 2 महिला सदस्य शामिल थी। और सबसे विशेष बात यह है इस टीम की हमारी कि इसमें केवल 2 ही सदस्य एक्सपीरियंस थे, बाकी के 6 सदस्य बेसिक और एडवांस कोर्स ही किए हुए थे। इस एक्सपीडिशन को ऑर्गेनाइज किया था क्लाइंबर्स एंड एक्सप्लोरर्स क्लब न्यू दिल्ली में। अभियान की शुरुआत 18 अगस्त 1987 को दिल्ली से हुई थी, जब एडवांस टीम के रूप में 2 सदस्य कुछ पहले सौंग तक पहुंचे थे। 17 घंटे की यात्रा करने के बाद प्रारंभिक जो कुछ अरेंजमेंट होते हैं उनको करने के लिए, और बाकी टीम भी 2 दिन के भीतर सौंग पहुंच गई थी। और उसके बाद से पूरी टीम चली थी फुरकिया के लिए, जिसमें 3 दिन लगे थे। फुरकिया हमारा ट्रांजिट कैंप रहा, यानी कि इस कैंप से हम बेस कैंप को इस्टेब्लिश करने के लिए लोड फेरी या इक्विपमेंट फेरी आदि करते रहे थे। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये ट्रैक से खींचा हुआ है। ये सारे के सारे फोटोग्राफ खोसला जी और दिवेश के हाथों के खिंचे हुए हैं, जहाँ तक मुझे याद आता है। अब ये जो फोटो आपके सामने आ रहा है, ये फुरकिया का है, फुरकिया का गेस्ट हाउस। यही हमारा ट्रांजिट कैंप बना था। यहाँ से हम बेस कैंप जाया करते थे सामान लेकर, और वापस आते थे सामान डंप कर कर। लगभग बेस कैंप को इस्टेब्लिश करने में 3-4 दिन का समय लगा था। फुरकिया के बारे में एक स्टोरी बहुत फेमस है। कहते हैं इस फुरकिया के गेस्ट हाउस में किसी अंग्रेज की आत्मा मूव करती है, चलती है। और बहुत से लोग बताते हैं, कहानियाँ हैं ये, बहुत से लोग बताते हैं इस गेस्ट हाउस में उसके चलने की आवाज़ आती है, खट खट की आवाज़ आया करती है। तो जब हम यहाँ 3-4 दिन रुके, तो कम से कम मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि वो जो आत्मा है अंग्रेज की, उसकी चलने फिरने की आवाज़ आए और मैं उसे देख पाऊँ। पर अफसोस वो प्रकट नहीं हुआ। अब ये जो फोटो आपके सामने आया है बेस कैंप का है। इसे हमने एस्टेब्लिश कर लिया है 3-4 दिन की मेहनत के बाद। और इस बेस कैंप को एस्टेब्लिश करने से संबंधित एक किस्सा मुझे अच्छे से याद आ रहा है। एक दिन हम लोड फेरी करके बेस कैंप की वापस आ रहे थे, तो शाम को नदी का जो जल स्तर था पिंडर का, काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि रोज़ हमें पिंडर नदी को क्रॉस करके बेस कैंप जाना होता था। और हमने बहुत कोशिश करी, रस्सी भी लगाई, सब कुछ करा, पर इतना ज़्यादा फ्लो बढ़ा हुआ था कि हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम वापस चले गए। वहाँ पे एक शेफर्ड हट मिली। शेफर्ड हट में हमने पूरी रात काटी। और स्थिति ये थी कि हमारे पास स्लीपिंग बैग नहीं था, हमारे पास बहुत अच्छे जैकेट्स नहीं थे, क्योंकि लोड फेरी में इतने सारे हम कपड़े कैरी नहीं करते हैं। तो लिहाजा हमारे पास खाली रक्सैक थे, और खाली रक्सैक में किसी तरह पाँव घुसाकर कम से कम हमारे वेस्ट तक वो रक्सैक आ जाते थे। जैसे तैसे रात काटी। ठंड भी काफ़ी थी। तो इस प्रकार से हमें एक बहुत सुंदर अनुभव बिनाइटमेंट का मिला पहली बार, जब मजबूरी में हमें रात काटनी पड़ी। बिनाइटमेंट टर्मिनोलॉजिकल वर्ड में ये कहा जाता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपको मजबूरी में ज़बरदस्ती आपको रात बितानी पड़े। और बिवॉकिंग जो होती है, जिसमें हम अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से हम रात बिताते हैं।
तो ये ऐसी स्थिति हो गई थी, सब ठंड से कांप भी रहे थे। खैर जैसे तैसे वो टाइम कट गया, लेकिन बहुत सुंदर अनुभव मिला। जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना, वो हमेशा विपरीत परिस्थितियों में ही देखी जा सकती है। अदरवाइज अगर हम इसे सर्वाइवल को प्लान करते हैं तो उसमें इतना मज़ा नहीं होता, क्योंकि वो रियल नहीं होती है। दैट इज़ प्लान्ड। बेस कैंप तक के रास्ते में, ट्रैक तक, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूलों के फोटो खोसला जी ने खींचे हैं। आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। प्रकृति ने अपनी खूबसूरती कितने तरीके से दिखाई हुई है। कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अरे कितना सौंदर्य बिखरा पड़ा है, हम सोच ही नहीं सकते। और ये जो फ्लावर्स हैं, कुदरती अपने आप ही पैदा होते रहते हैं। अब हम तो अक्सर अपने घरों में जब लगाते हैं तो कभी गुलाब लगाएंगे, चमेली लगाएंगे, कोई भी प्लांट ला के लगाते हैं। ये प्रकृति ने एक खूबसूरत उपवन बनाया हुआ है, या विभिन्न प्रकार के पुष्प अपने सौंदर्य को बिखेरते रहते हैं, और इनको देखकर हमारा हृदय लगातार गदगद होता रहता है। वैसे मुझे पता नहीं है ये जो फोटोग्राफ हैं कहाँ से कहाँ तक के हैं, खोसला जी ने खींचे हैं, चूँकि ये वही जाने। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि लगभग बेस कैंप तक ये काफ़ी ये फूल मिले, क्योंकि ट्री लाइन तक ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ट्री लाइन के पार फ्लावर का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बेस कैंप हमारा लगभग 11,500 फीट पे था, ऑलमोस्ट ट्री लाइन के परे ही था। तो शायद उस तक ही हुए होंगे, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रॉप है। सुबह सुबह का फोटो लिया हुआ है किसी फूल का। ये देखिए क्या बढ़िया सुंदर दृश्य हमें मॉर्निंग आवर्स में दिखाई दिया बेस कैंप से। और इस सामने बलजूरी लेफ्ट साइड में पीक है। हमें उस वक्त लगता था कि हमें बलजूरी पे एक्सपीडिशन करना चाहिए, क्योंकि 19,000 फीट के करीब की ये हाइट थी मात्र। तो हम ऐसा सोचते रहे, प्लान करते रहे कि कभी आएंगे, बलजूरी को क्लाइंब करेंगे, पर वो हो नहीं पाया। उसके बाद हम चल दिए एडवांस बेस कैंप को इस्टेब्लिश करने के लिए। इसका जो रास्ता था ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमें इस घास पर, ये जो एक स्लोप था घास का, लगभग 40 डिग्री के करीब का ग्रेडियंट था, और हमें इसे ट्रेवर्स करना पड़ता था, और बारिश भी लगातार चलती थी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 18 अगस्त से जब से हम चले, बारिश ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। बारिश और स्नोफॉल ने बिल्कुल हमारा साथ नहीं छोड़ा। रोज होती थी बारिश और रोज होता था स्नोफॉल। 18 अगस्त से लेके लगभग 30 सितंबर तक हमारा एक्सपीडिशन चला ये ऊपर, तब तक बारिश ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। दिल्ली से हमें साथ लेकर चली बारिश, और वापस दिल्ली में ही हमें बारिश ने सी ऑफ किया वापस पहुंचने तक। तो इस पे चलने में बड़ी कठिनाई आती थी, और एबीसी को इस्टेब्लिश करने के लिए लगभग 200 फीट के करीब रोप भी फिक्स करनी पड़ी थी। इसका कुछ हिस्सा ऐसा था जैसे रॉक पे हम क्लाइंब कर रहे हो, और कहीं कहीं बहुत ऐसे पैसेज थे रिस्की कि ट्रेवर्स करना है तो वो रिस्की एरिया है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेडियंट है, तो रोप लगानी पड़ती थी। और बेस एबीसी तक पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम भी लगता था। डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन मज़ा बहुत आया, इसमें कोई शक नहीं था। इसके लिए भी हमने कम से कम 3-4 दिन लोड फेरी की थी, तब जाकर हमारा एबीसी कैंप इस्टेब्लिश हो पाया था। लेकिन ये एबीसी कैंप काफ़ी सुंदर था, बहुत मज़ा आता था यहाँ पर भी। और यहाँ पर बैठकर कितनी सारी चीज़ें देखने को मिली हमें। कभी तो हम देखते थे कि एवलांच आ रहा है कहीं ना कहीं, इधर से उधर घड़घड़ाहट की आवाज़ आती थी, और कभी जो है बहुत तेज हवा भी चलती थी।
लेकिन इस कैंप से चारों तरफ की चोटियों के दृश्य बड़े सुंदर थे। जहाँ तक मुझे याद आता है कि यहाँ से नंदाकोट पीक दिखाई देती थी, और शायद वो नंदा घुंटी भी दिखती थी। खोसला ही ज़्यादा जानते हैं इस बारे में, मेरी तो याददाश्त बड़ी गड़बड़ है। खोसला जी अक्सर मेरे से मजाक करते थे। उन्हें पता था मेरा जो पीक से संबंधित ज्ञान है वो बहुत बहुत हल्का है। डायरेक्शन भी मुझे समझ नहीं आती, निश्चित रूप से आज भी नहीं आती डायरेक्शन समझ। तो सुबह खोसला जी बताते थे देख ये पीक है, और अगले दिन सुबह उठ के जब मेरे से फिर दोबारा पूछते थे ये कौन सी पीक है, तो मैं सुबह तक वो पीक भूल चुका होता था, मुझे याद ही नहीं आती थी। वो भी अलग अलग डायरेक्शन में मेरे से पूछा करते थे, तो बड़ा मज़ेदार एक घटनाक्रम चला करता था। तो मैंने खोसला जी से कह दिया देखो खोसला जी, ये वाली मेरी समझ बहुत कमज़ोर है। कहने कोई बस मैं एक्सपीडिशन में आता हूँ, मुझे अच्छा लगता है पीक पर जाना, पर ये वाली जो है ना मेरा शौक़ बड़ा कम है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आज भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सारे कार्य तो ये खोसला जी कर लेते हैं। इज एन एनसाइक्लोपीडिया, माउंटेन्स के बारे में, पीक्स के बारे में उनको सारा नॉलेज है, बहुत कीन इंटरेस्ट है। और यहाँ पर एक सुंदर सा हमारा ग्रुप फोटोग्राफ भी हुआ। लेफ़्ट साइड में आप शुरू करें, जो खड़े हुए लोग हैं लेफ़्ट साइड में हमारा एक हेल्प है, पोर्टर तारा सिंह, नहीं तारा सिंह नहीं, ये कुछ और नाम है इसका, याद नहीं आ रहा। इस देखो कितना बड़ा सर है, पर इसमें बुद्धि नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। उसके राइट में जो खड़े हैं पुष्कर सिंह जतौली गांव के, ये बहुत ही बेहतरीन पर्सन थे, बहुत ही हेल्पफुल। और ये राइट साइड में जो है, ये जो टोपी पहने हुए तारा सिंह, इनकी एक विशेषता देखी मैंने कि ये नंगे पैर ही रहते थे। बर्फ पे भी नंगे पैर, हर टेरेन में पत्थरों पे भी नंगे पैर। इनका पाँव मैंने छू के देखा, इतना मोटा सोल था ना इनका, जो कि उन्हें कोई फील ही नहीं होती थी। बर्फ इनका मोटा होकर एक बिल्कुल सीजनड हो गया था। तो जब इन्हें क्रैम्पन पहनाए बनी सामने, तो इनसे चला ही नहीं गया बिल्कुल तारा सिंह में। अब ये जो शुरुआत हो जाती है हमारी एबीसी से, कैंप 1 को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत होती है। एबीसी से कैंप 1 का रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट था। थोड़ा सा ग्रीन पैच पार करने के बाद इतने बड़े बड़े बोल्डर पर चढ़कर हमको जाना पड़ता था, और जब बोल्डर चढ़ के पहुंचे तो लास्ट में आता था एक आइस पैच, जहाँ पानी पानी सा रहता था। अभी आगे आएगा फोटोग्राफ में आप देखेंगे। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती थी हमेशा कि हमको जो स्नो बूट हैं वो पहनने पड़ते थे, और क्रैम्पॉन भी लगाने पड़ते थे। तो स्नो बूट में बोल्डर पे चलना कितना डिफिकल्ट होता है आप समझ सकते हैं। कोफ्लाक शूज हुआ करते थे, तो सारे पैरों में इतना दर्द होता था, जब जूता उतारते थे इतना दर्द हुआ करता था, क्योंकि इन पे चल चल के बोल्डर्स पे कोफ्लाक में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और ऐसा ये पैच भी आ जाता था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्रैम्पॉन लगाने पड़ते थे। तो बीच बीच में कभी बोल्डर पे चल रहे हैं, कभी आइस में चल रहे हैं, और लोड पीछे है क्योंकि लोड फेरी करनी है। इसको भी एबीसी को भी C1 को भी, सॉरी एबीसी से C1 जाते हुए 2-3 लोड फेरी तो करनी पड़ी हमें, जहाँ तक मुझे याद हो रहा है। एक बार मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए एबीसी से कैंप 1 तक की 2 बार, एक ही दिन में 2 बार लोड फेरी भी की। मैं देखना चाहता था, पर मज़ा आया, हो गई। अब देखिए टेरेन कैसा है इसका। ये मिक्स आइस है जो सामने फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। और इसके बाद एक ऐसा पैच आता था जहाँ पे ये 200 फीट के करीब, 300 फीट के करीब रोप फिक्स करनी पड़ी, यानी कि एडवांस बेस कैंप और कैंप 1 के बीच में लगभग 300 फीट की ये रोप लगानी पड़ गई थी हमें। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे रॉक क्लाइंबिंग के लिए हमने रोप लगानी होती है क्लाइंबिंग करने के लिए।
और लूज रॉक भी है, थोड़ा रिस्क भी लगता था, कहीं ऐसा ना हो कि पैर फिसल जाए। तो रस्सी की सहायता, लोड भी है, सारा लोड कैंप 1 तक पहुंचाया पूरा, जो भी इक्विपमेंट वगैरह होते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी पूरी टीम जो थी एबीसी को वैकेट करके C1 में ही शिफ्ट हो गई थी, पूरी टीम। यहाँ भी 3-4 टेंट लगे हुए थे, उतने ही जितने एबीसी में लगे थे यहाँ भी लगे थे। तो देखिए कितना फाइन डिज़ाइन है इस रॉक का, क्या डिज़ाइन बना हुआ है, कमाल की बात है, जैसे किसी ने पूरा मशीन से बनाया हो। और ये देखिए एबीसी से C1 तक का जाने का टेरेन कैसा है, कितना डिफिकल्ट है, ऊबड़ खाबड़। कठिनाई जो होती है उलझन तो देती है, पर एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ भी देती है। ये हमारे बनी सर C1 की तरफ चल रहे हैं, बोल्डर से गुजरते हुए। जितनी भी डिफिकल्टीज आएंगी हमको और ताकतवर बनाती चली जाती हैं। एक्चुअली हम सब लोग जो है ना कंफर्ट जोन सीकर होते हैं। डिफिकल्टीज हमें इसी कंफर्ट जोन के कारण लगती है, क्योंकि कंफर्ट जोन हमें कंडीशन कर देता है। अदरवाइज जो सामने आ रहा है वो ठीक ही है, क्या सोचे इस बारे में। क्योंकि हमने अपना एक कंफर्ट जोन बनाया है, इससे हटकर जब हम करते हैं तो हमें उसमें काफ़ी कस्सा अनुभव होता है कि अरे भाई ये कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं ये फोटो, C1 हमारा इस्टेब्लिश हो गया है लगभग 17,500 फीट पे। जब हम एबीसी से इसे देखते थे तो एक आइसक्रीम का कोन जैसा नज़र आता था, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम कोन कैंप रख दिया था। इसमें स्नो ही स्नो थी चारों तरफ, आप देख ही रहे हैं। ये जो एक हल्का सा हमने टेंट लगा रखा है, ये हमने किचन बना रखी थी, छोटा सा पैसेज था, बस थोड़ा सा खाना वाना बनाने के लिए। तो ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना कोन, राइट साइड में, और ये हमारे कैंप का पूरा एक एरिया है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन कंफर्टेबली यहाँ ठीक प्रकार से मूवमेंट हो पाता था। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इसमें खोसला जी लाए थे अपने डिपार्टमेंट से। खोसला जी भारत पेट्रोलियम में थे, तो 250 ग्राम के ये गैस के छोटे छोटे सिलेंडर हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, इस सिलेंडर के कारण भी एक घटनाक्रम हो गया था। हुआ ये था कि बनी साहब चाय बना रहे थे एक स्टोव पर, और खोसला जी एक सिलेंडर में से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसे ठीक ठाक कर रहे थे। तो इस ठीक ठाक करने के चक्कर में अचानक उसका जो चोक नट था वो ढीला हो गया या रिलीज हो गया, पता नहीं। एक प्रेशर के साथ में गैस निकली, और बनी साहब ने पहले से ही जो स्टोव रखा हुआ था टेंट में ही रखा था, स्नोफॉल चल ही रहा था। तो अचानक से जो गैस रिलीज हुई खोसला जी के हाथ के जो सिलेंडर से, उसने एकदम आग पकड़ ली, और दोनों ने सडनली जो अचानक से जो ये आग फैली, एकदम बचने के लिए बाहर छलांग लगाई। छलांग लगाते लगाते भी बनी साहब का थोड़ा कपड़े में जो उन्होंने सूट पहना था, पायल सूट, वो थोड़ा जल गया। उनकी दाढ़ी में थोड़ा सा बाल जल गए, लेकिन बच गए। लेकिन हमारा ये टेंट एक डूम टेंट पूरी तरीके से चला गया। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो एक्सपीडिशन या किसी ट्रैक के अनुभवों में जान डाल देती है। हालांकि ये नेगेटिव घटना थी, लेकिन फिर भी एक घटना है और एक एक्सपीरियंस है। अब हम लोगों का प्रयास ये रहा था कि अब यहाँ इस्टेब्लिश होने के बाद हम सेकंड कैंप के लिए इसको इस्टेब्लिश करने के लिए चलें। तो सेकंड कैंप को इस्टेब्लिश करने में लगभग 750 फीट के करीब रोप लगी थी। पूरा टेक्निकल था रोप, पूरा एक रॉक बैंड था जिस पर चढ़कर हम सेकंड कैंप तक पहुंचते थे। तो संदीप, बनी साहब और ये क्या कहते हैं, देवेश,
इन तीनों ने मिलकर, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, फिक्स रोप लगाई थी। हम लोग इनको नीचे तक, रॉक बैंड तक सामान सप्लाई करते थे, इक्विपमेंट। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। स्नोफॉल भी होता रहा लगातार, और ये भी चलता रहा। ये फोटोग्राफ भी हमारा कैम 1 से है। देखिए, नंदा घाट राइट में, और सामने बलजूरी की टिप दिखाई दे रही है। हमने जब कैंप एस्टेब्लिश कर लिया था तो हम सारा सामान इन टेंट्स के अंदर डंप करके चले गए थे। ये 18,700 फीट पे। ये चूंकि एक लेज थी, लगभग 35-40 फीट लंबी और 7 फीट चौड़ी एक लेज थी, इसलिए हमने इसका नामकरण कर दिया लेज कैंप। तो जब हम फाइनली ऑक्यूपाई करने के लिए पहुंचे तो देखा, यार हमारा खाने का सामान सारा बिखरा पड़ा है, जबकि हमने टेंट को, टनल टेंट में सारा खाने का सामान डंप किया था और उसे अच्छे से बांध दिया था। समझ नहीं आया क्या चक्कर हुआ। बहुत सारा सामान गायब था। हमने कहा यहाँ चिड़िया का बच्चा नहीं पहुंच रहा, हमारा सामान ले कौन गया। अब ये जो चल रहा है, चिंतन ही चल रहा है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ना, यही देख रहे हैं ये हुआ क्या, हमारा सामान कहाँ चला गया, हम लोग सोच रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन किया, थोड़ी दूर आगे चल के देखा, थोड़ा थोड़ा सामान पड़ा मिला। थोड़ा और आगे जाके देखा तो हमने देखा, अरे स्नो फॉक्स की एक फैमिली वहाँ दिखाई दी। अब समझ में आई सारी कहानी। उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली हमारे टनल टेंट को खोल लिया और सारा सामान निकाल लिया। अब इसके कारण क्या हुआ, हमारा खाने का सामान काफ़ी शॉर्ट हो गया। जब कैलकुलेट करके देखा तो हम पे केवल यहाँ पर 4 दिन का राशन था। और हम लोग कितने थे यहाँ पर, हम लोग थे लगभग 6 लोग। दोनों महिला सदस्यों को C1 में, उन्होंने, बनी साहब ने कहा आप C1 में रहो, क्योंकि आगे काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी, प्रॉब्लम थी। तो राशन कम पड़ गया था, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ा कि अब हमें 4-5 दिन का केवल राशन है और हमें अटैम्प्ट भी करना है। तो इसलिए थोड़ा मैनेज किया कि सेकंड कैंप में बनी साहब ने कहा खोसला जी और वेद को रहने के लिए बोला, बैकअप टीम के रूप में। हम 4 लोग आगे गए थे। हम 4 लोगों ने अपना C3 इस्टेब्लिश किया था। ये आपने फ़ोटो देख ही रहे होंगे। मॉर्निंग में लेज कैंप पे अगले दिन जब सुबह उठे तो क्या खूबसूरत दृश्य नज़र आया। गोल्डन हो गई थी नंदा घाट भी। इसके तीनों हम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। अब उसके बाद थोड़ा सा और टाइम हुआ, 7-7:30 बजे का टाइम है शायद ये, और अब हम चलने को तैयार हुए हैं अपने कैंप 3 को इस्टेब्लिश करने के लिए। जैसा डिसाइड हुआ था कि वेद और खोसला जी हमें आगे तक, मतलब लोड फेरी करेंगे, खाली कैंप 3 तक लोड फेरी करेंगे, ये डिसाइड हुआ था। तो सुबह सुबह बस निकलने से पहले का है सीन ये। थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह ले रहे हैं, उसी बीच में शायद खोसला जी ने शानदार फोटो लिया है। ये जो बिल्कुल सेंटर में टिप दिखाई दे रही है ना इसकी, नंदा घाट की, ये मेन है पीक। बाकी 2 हम्प जो हैं वो खिसके हम्प हैं। और ये बिल्कुल एक, समझ लीजिए एक सैडल ही है। इसमें 2 सैडल दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे एकदम शेयर फॉल है बैक साइड से यदि हम देखते हैं। तो लगभग शायद 7:30-8 बजे के करीब हमने मूव करना शुरू कर दिया था यहाँ पे। अब ये देखिए रूट का हाल। अब ये जो पीक दिखाई दे रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने आप बताया ना कि मेरी जो पहचान की क्षमता है बहुत कम है। पर ये जो टिप है कहीं ना कहीं ऐसा महसूस दे रही है जैसे नंदा देवी ईस्ट का ये दिखाई दे रहा हो कोना। बाकी खोसला ही जानते हैं, मुझे मालूम नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि खोसला जी ने कुछ बताया था, यहाँ से वो ट्रेल्स पास भी दिखता है। अब ये जो रूट देख रहे हैं आप, इसमें कितने सारे क्रेविसेस हैं, मतलब इतने क्रेविसेस तो हैरानी हो रही थी देख के कि भाई इसे चलेंगे कैसे। तो हमारे बीच में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे हमारे बनी साहब। तो बनी साहब ने ही पूरा रूट इनका खोला, और रूट खोलने में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता था। तो खोलते 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 ये महसूस होने लगा था कि भाई हम सारे लोग जा नहीं पाएंगे कुछ, मतलब चारों के चार, सारे के सारे 6 के 6 लोग नहीं पहुंच पाएंगे।
तो उसके कारण फिर क्या किया, बीच में जो बाकी खोसला जी का और वेद का और पुष्कर सिंह भी हमारे साथ सपोर्ट में थे, जो सामान था वो हम 4 लोगों ने अपने रक्सैक में डाला। मतलब लोड हो गया बिल्कुल डबल सबके चारों के पास। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा दूर चलने के बाद यहाँ से मतलब 1/4 रास्ता भी कवर नहीं हुआ था। तो ये स्थिति देखकर हम लोगों ने यहाँ पर सारा सामान इन दोनों से ले लिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और ये लोग वापस नहीं आ पाएंगे। तो बीच में ही सारा सामान शिफ्ट किया, यानी कि 3 जनों का सामान हम 4 लोगों ने लिया है, पुष्कर सिंह, वेद और खोसला जी। यहाँ पर चल रहा है, दोबारा रक्सैक को टॉपअप किया जा रहा है, खोलकर सारा सामान ठूस ठूस के भरा जा रहा है, क्योंकि रैंडम डिसीजन लेने पड़ते हैं सिचुएशन के मुताबिक। अब इसमें मैं वास्तव में तारीफ करूँगा मनी साहब की, उनके डिसीजन बहुत बढ़िया रहे, उनके कारण ही हम लोग सुरक्षित वापस आ पाए। ये बहुत डेंजरस पीक है, डेंजरस। वो डेंजरस क्यों है अभी आगे आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा क्यों डेंजरस है ये। अब ये देखिए, वेद और पुष्कर खड़े हैं, जो हमें सामान दिया था हम उसे सामान सेट करने में लगे हैं। ये वापस अपने कैंप 2 की तरफ चल दिए हैं और खोसला जी ने इतना बढ़िया फोटो लिया हुआ है। खोसला जी राइट टाइम पे ऐसे शॉट लेते हैं ना, मज़ा आ जाता है देख के, तबीयत खुश हो जाती है। 4 of us मूविंग टू C3। अब ये फोटो लिया हुआ है कि हम चारों के चारों अब चल दी हैं कैंप 3 को इस्टेब्लिश करने के लिए। लोड डबल हो गया, थकान भी चढ़ रही है, और एक समझ लीजिए कि 18-19 हज़ार के आसपास हम लोग ऐसी स्नो में मूव करेंगे। टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन है, मौसम भी बहुत अच्छा नहीं है, तो थकान चढ़ती है। ये बनी साहब ने फोटो खींचा हुआ है, लास्ट में मैं है, बीच में संदीप और आगे देवेश। हम चारों लोग रोप अप होके चल रहे थे, क्योंकि इतना डेंजरस रूट था ना, पता नहीं किस क्रेवस में पैर फंस जाए यही ना पता लगे बिल्कुल। अब ये देख सकते हैं आप, अब समझ में आएगा डेंजरस क्यों है। ये जो आप देख रहे हैं, इसमें कितने सारे हैंगिंग ग्लेशियर जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कितनी सारी आइस है जो टंगी हुई है हवा में। जो ऊपर नीली नीली आइस दिखाई देती है, इसके नीचे से ही हमें गुजरना है। अब इस अगले फोटो में खोसला जी ने मार्किंग कर रखी है, यहाँ से ऐसे घूम के जा रहे थे, और खोसला जी ने इस पे लिखा हुआ भी है हैंगिंग ग्लेशियर। ये इतना खतरनाक जगह है कि यहीं पर 1981 सितंबर 1981 में 7 जापानी सदस्य एवलांच में दबकर मर गए थे। ये हैंगिंग ग्लेशियर टूटा था और ये यहीं से ही पास करके जा रहे थे, क्रॉस करके, और इसमें 7 जने, वो भी 8 जनों की टीम थी, उसमें लीडर ही बचा था, बाकी 7 के साथ यहाँ पर बरीड हो गए थे। तो इसलिए हमारी गर्दन इधर ही टंगी होती थी, हम इसे क्रॉस करके जा रहे थे, तो हमेशा ये लगता रहता था अरे भाई टूट ना जाए। टूटते ही हमारी यहीं पर कब्रिस्तान में, हमारी ये जो कब्रिस्तान बन जाता बाद में, ये टूटने के बाद, तो हम यहीं पे ही दफन हो जाते, क्योंकि ये स्टोरी हमें पता ही थी, आने से पहले ही जान लिया था कि भाई ये बड़ा खतरनाक पैच है और खूब लंबा पैच है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी। शाम हो गई थी बिल्कुल, लगभग समझ लीजिए बिल्कुल ढले टाइम में ही हम यहाँ पहुँचे। अब ये देखिए कैंप 3 है 19,800 फीट पे, और जबकि 21 साढ़े 21 हज़ार की पीक है ये खाली। 6,600 66 है या 16 है, मुझे याद नहीं आ रहा।
आगे लिखा हुआ है। केवल एक टेंट लगाया हमने और उस एक ही डोम टेंट में सारा सामान, और हम सब इसमें फंस के आए थे, लेकिन कैसे तैसे मैनेज हो गया। यहाँ का एक किस्सा और है, मुझे याद आ रहा है। मैं बाहर निकला था तो थोड़ा सा आगे जा रहा था, किसी वजह से झुकना हुआ, मेरे फैदर जैकेट में जो टॉर्च थी वो सीधी गिरी और सर करके नीचे चली गई क्रेवस में। देखिए जरा क्या हालत है क्रेवसिस का। हाल तय किया गया, सुबह सुबह सबसे पहले मुआयना किया जाएगा। तो बनी साहब दिवेश में मुआयना करने जाने वाले थे आगे की पीक की क्लाइंब के लिए। तो सुबह 4 बजे उठकर ये दोनों, बनी साहब और दिवेश, गए। 1.5-2 घंटे तक वापस नहीं आए। जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि भाई ट्रक के साइज के क्रेवस हैं और हमारे पास इतनी सारी फिक्स रोप नहीं है। पीक तक पूरी फिक्स रोप लगानी पड़ेगी, लगभग 1500 फीट की, और 100 से ज़्यादा पिटाउंस चाहिए। इतना इक्विपमेंट हमारे पास था नहीं। दूसरा, हमारा खाना भी ख़त्म हो गया था, खाना भी नहीं था। तीसरा, वेदर भी ख़राब चल रहा था। ये सारी तीनों चीज़ों के मद्देनज़र बनी साहब ने डिसाइड किया कि हम कॉल ऑफ करते हैं एक्सपीडिशन को, हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सामान की कमी है। हाँ, यदि हमारे पास सामान होता तो निश्चित रूप से अटैम्प्ट तो करते ही करते हर हालत में, और ईश्वर चाहते तो ये 100% क्लाइंब हो जाती। खैर, जो विधि का विधान था, जो होना था वो लिखा गया था। उसी के तहत हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये हम यहीं पर अबेंडन करते हैं एक्सपीडिशन, और फिर हमने डिसाइड करके वापसी का रुख कर दिया। वापस तो हम आए, नो डाउट। ये लगा भी 1500 फीट नीचे से हम वापस जा रहे हैं, लास्ट कैंप से हम वापस जा रहे हैं, पर ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस था इस एक्सपीडिशन का। मेरा पहले था, हमारे जैसे 6 सदस्य और भी थे जिनका पहला एक्सपीडिशन था, लेकिन जो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिला है, कमाल का एक्सपीरियंस था। और बनी साहब की जो गाइडलाइन थी, या बनी साहब की जो लीडरशिप भी, वो भी एक्सीलेंट। क्योंकि उन्हीं के डिसीजन के कारण, उन्हीं के रूट खोलने के कारण हम लोग सुरक्षित वापस आ पाए थे। वहाँ चलते हुए तो ऐसा लगता था भाई कहीं घुस ना जाए किसी क्रेवस में। तो ये उनको क्रेडिट जाता है। मैं हृदय से, अपनी पूरी टीम की तरफ से उनका हृदय से आभारी हूँ, बनी साहब का, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी गाइडलाइन में, जिनकी लीडरशिप में हमने ये सुंदर सा एक्सपीरियंस गेन किया। पीक क्लाइंब करना या ना कर पाना कोई खास महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है एक्सपीरियंस। अब ये खोसला जी ने कोई गूगल अर्थ का फोटो इसमें डाला हुआ है, पूरा उनको बड़ा शौक है ये सारी चीज़ बताने का। रियली खोसला जी से हमें इतनी गाइडलाइन मिलती है ना हर चीज़ में, कि कोई समस्या ही नहीं लगती किसी चीज़ के बारे में, किसी भी क्षेत्र के बारे में जानने में। मैं जब साथ होता हूँ किसी ट्रैक पे तो मैं तो दिमाग ही लगाता ही नहीं, मैं खोसला ही से पूछता हूँ और रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ हैंडी कैम में। लास्ट में जब आए तो हमारे जो पैटर्न थे उस वक्त, श्री टी जॉर्ज जोसेफ, जो हमारे मेरठ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने हमारे को सर्टिफिकेट दिया। हमारी एसोसिएशन ने भी एक सर्टिफिकेट मुझे दिया था। सीसी से तो मिला ही मिला था सर्टिफिकेट, लेकिन मेरी एसोसिएशन से भी मुझे मिला, AAA, एसोसिएशन फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज से। और इसी के साथ ये हमारा एंड हो रहा है फोटोग्राफ्स का। बहुत आनंद आया, मेरे को तो बहुत आनंद आया, और जहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा आनंद आया होगा सुनकर ये कहानियाँ। हालांकि कहानियाँ तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी समय कम होता है, और समय की सीमा में बंद कर जितना भी सुना पाते हैं, बता पाते हैं, या ये कहें जो याद आता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्पॉन्टेनियसली बोलता हूँ,
ऐसा नहीं है मैंने कोई प्लान किया होता है या लिखा होता है, कोई स्क्रिप्ट बनाई होती है, कुछ नहीं। जो अंदर से आ रहा है, भीतर से जो याद आ रहा है, वो आपके सामने इसमें रिकॉर्ड किया जा रहा है एक्स टेम्पो। कहीं कोई प्रिपरेशन नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा ये जो मेरे द्वारा ये वीडियो बनाए जाते हैं, एक प्रकार से क्रूड फॉर्मेट में होते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडिटिंग का स्कोप नहीं होता। एक्चुअली मुझे खुद मज़ा नहीं आता ज़्यादा एडिटिंग करने में। मैं चाहता हूँ कि जो है वो एज इट इज़ एक रॉ फॉर्म में, एक क्रूड फॉर्म में आप सब तक पहुँच जाए। जो एक जेन्यूनिटी है, ओरिजिनलिटी है और जो नेचुरलिटी है, ये आप उसकी फील कर पाएँ। और जो आप मेरे भीतर में जो एक्सप्रेशन है, जो नेचुरल एक्सप्रेशन है, उसको भी आप अनुभव कर पाएँ। तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। फिर किसी अगले वीडियो में हाजिर होंगे, रूबरू होंगे आपके। फिर आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस बता रहे होंगे। तो चलते हैं, समाप्त करते हैं।